अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग जो है वो अनयूजुअल सा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ख़बरें हैं जो आपके लिए बहुत ही दिलचस्पी का बायस हो सकती हैं। तो पूरे व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा, बहुत सारी ख़बरें हैं। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली ख़बर से। चलिए जनाब, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मौलाना तारिक जमील साहब की, जिन्हें लोग जिमी अंकल बुलाते हैं, लेकिन मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ना मैं किसी को जिमी अंकल कहती हूँ तो ना मेरा कोई कुछ लगता है। मेरा काम है जी जज्बात से बिल्कुल पीछे हट के आपके साथ सीधी सीधी खबर शेयर करना। आपने तो वो वीडियो देख ही लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो आपको बता देती हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं, उनकी प्रमोशन करते हुए एक डॉक्टर साहब ने बेसिकली उनको स्पॉन्सरशिप ऑफ़र की है। स्पॉन्सरशिप में वो कर क्या रहा है कि वो मौलाना तारिक जमील साहब को बिठा कर उनके जो सर है उसके ऊपर जो है वो उनके नकली बाल लगाने के लिए या उनका हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए वहाँ पर मेजरमेंट्स ले रहा है, निशान लगा रहा है, और बेसिकली उसने टिकटॉक के ऊपर अपने वीडियोस डाल दिए। अब मौलाना साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, और एक तरफ वो लोग हैं जो मौलाना साहब को कह रहे हैं कि आपको इस उम्र में आकर नकली बाल लगवाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, जबकि दूसरी तरफ जो हैं वो मौलाना साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर मौलाना साहब ने बाल लगवा भी लिए हैं तो इसमें कौन सा बड़ा गुनाह है। अब मैं दोनों का नैरेटिव आपके सामने रख देती हूँ और असली बात भी आपके सामने रख देती हूँ कि है क्या। असली बात यह है कि अभी तक की जो तफसीलात हैं उसके अकॉर्डिंगली तो यही पता चला है कि जो डॉक्टर साहब हैं वो दरअसल मौलाना साहब को लाखों रुपए के बाल लगवा के अपनी लाखों रुपए की पब्लिसिटी करवाना चाहते थे, और उसमें वो कामयाब भी हो गए। क्योंकि जैसे आज मैं उनके बारे में बात करी, उस तरह तमाम बड़े चैनल्स के ऊपर उनको काफ़ी लाइमलाइट मिली। अब वो डॉक्टर साहब जिनको शायद कोई पहचानता भी नहीं था, सबको पता चल गया कि अच्छा इन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के नकली बाल लगाए थे। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की, यानी डॉक्टर साहब का तो अपना मकसद पूरा हो गया, लेकिन जिन लोगों ने मौलाना तारिक जमील के ऊपर इस वक्त तनकीद की हुई है वो क्यों कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब आज से कुछ अर्सा पहले जो वाज किया करते थे, उसमें जो वो लोगों से बात किया करते थे, उसमें वो कहते थे कि जिस तरह का अल्लाह ने इंसान को बनाकर भेजा है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इंसान को अपनी सूरत पे बना के भेजा, तो जैसा भी बना के भेजा है उसको वैसा ही रहना चाहिए, उसको अपने खदो खाल में कोई भी तब्दीली नहीं करवानी चाहिए। तो अब लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि मौलाना साहब ने आज तक जो जो कुछ कहा है दूसरों को ना करने के लिए, हमेशा उन्होंने वो किया है। यानी कि डूज़ एंड डोंट्स के चक्कर में मौलाना साहब ने हमेशा डोंट्स के चक्कर में जो दूसरों को डोंट्स का मना किया है, वो हमेशा डूज़ एंड डोंट्स के बीच में वो फंसे रहे हैं। लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो आज से कुछ अर्सा पहले ये कहा करते थे कि खुदकुशी हराम होती है, लेकिन जब उनके अपने बेटे ने की तो उन्होंने अपने बेटे के लिए जो है वो दुआएं मगफरत भी करवाई, और ये भी कहा कि उनका बेटा जो है वो उनको जन्नत में ख्वाब के अंदर नज़र आया था। फिर लोगों को इस बात की भी तकलीफ़ है कि मौलाना साहब जो हैं वो एक तरफ तो जो हूरों के नक्शे पेश करते हैं, और फिर उन हूरों से दुनिया के अंदर मुलाकातें भी करते हैं, यानी कि बहुत सारी ख़वातीन के साथ हाथ मिलाते हैं। तो ये कैसे मौलाना है। तीसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, माना कि जी बाल लगवाना, नकली बाल लगवाना गुनाह नहीं है, गुनाह है इस तरह से कि लोग ये कहते हैं, जिनका एतराज़ है, मैं उनकी बात बता रही हूँ, मेरी बात नहीं। वो ये कह रहे हैं कि अगर एक औरत जो है वो नेल पॉलिश लगा के उसको दफना दिया जाए तो उसका वज़ू नहीं होगा, उसका गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह के एक आदमी जो है वो अगर नकली बाल लगा के उसको दफना दिया जाए तो कल को मौलाना साहब के ऊपर ये वक्त आया तो खुदा न खास्ता उनकी तदफीन जो है वो मशकूक हो जाएगी। अब ये उन लोगों का ख्याल है। अब जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं मौलाना साहब को, वो ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मौलाना साहब का दिल नहीं है। अगर मौलाना साहब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं तो क्या उनका दिल नहीं है। अगर मौलाना साहब ने अपना इतना बड़ा ब्रांड बनाया हुआ है मौलाना तारिक जमील MTJ के नाम से, तो क्या उनका दिल नहीं है, क्या उनको हक हासिल नहीं है कि वो बिज़नेस कर सकें। और अगर मौलाना साहब कनाडा जैसे मुल्क के अंदर रहते हैं, यानी कनाडा के अंदर, तो क्या उनका वहाँ पर रहने का कोई दिल नहीं है। अगर मौलाना साहब पूरी दुनिया के लोगों से जाकर चंदा इकट्ठा करते हैं, जिसमें मेरी खुद की फैमिली भी शामिल है, मैं आपको बता रही हूँ, तो उनको कितनी दफ़ा समझाया कि मत दो, लेकिन वो बाज नहीं आते। मौलाना साहब ने ऐसे ऐसे पट्टू सबको डाले हुए हैं कि वो लोग देते हैं पैसे। तो अब ऐसे में मौलाना साहब का जो जो दिल है, मौलाना साहब वो करेंगे, तो किसी के दिल के ऊपर जो है वो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो अब जो दूसरी साइड के लोग हैं वो कहते हैं कि फिर कॉलोफेल में तजाद क्यों है कि दूसरों को आप जो है वो लग्जरी चीज़ों की तरफ जाने से मना करते हैं और आखरत दिखाते रहते हैं, और उनको आखरत की हूरें दिखाते हैं, और दुनिया के अंदर बुलाकर आप एक्ट्रेसेस के साथ हाथ भी मिला लेते हैं, अपने नकली बाल भी लगवा लेते हैं, और जन्नत में भी आपने खुद ही जाने की टिकट ऑलरेडी बुक करवाई हुई है। तो ये सब क्या है। तो बहरहाल आपको बता दूं कि इस वायरल वीडियो के अंदर जो मकासद थे सबके, वो सबके पूरे हो गए, तनकीद करने वालों के भी, सपोर्ट करने वालों के भी। बहरहाल मौलाना साहब जो हैं उन्होंने अभी तक इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की हुई है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो सुनवाया था मौलाना तारिक जमील का,
जिसमें उन्होंने रीसेंट अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उनसे मेज़बान ने पूछा कि महंगाई बहुत हो गई है, लोग अपनी तनख्वाह के बराबर जो है वो बिल्स अदा कर रहे हैं, तो मौलाना साहब ने बहुत खरी खोटी सुनाई मौजूदा हुकूमत को, जबकि मौलाना साहब ये भूल गए कि ये वही शख्स है जिसकी बिछाई हुई बारूदी सुरंगों के ऊपर वो रोया करते थे और वो कहते थे कि दुनिया में इस खातून अव्वल से ज़्यादा नेक, यानी बुशरा बीबी से ज़्यादा नेक औरत मैंने कोई देखी नहीं है। रियासत मदीना में महंगाई हो रही है तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। लेकिन आज मौलाना साहब को दूसरी हुकूमत के अंदर खोट ही खोट नज़र आते हैं। मौलाना साहब बहुत शरारती हो, बाज आ जाओ तुसी। मौलाना साहब जो है ना, वो आज से ठीक 4 साल पहले एक बयान उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे अब भी लड़कियां जो हैं वो प्रपोज़ करती हैं, अब भी लड़कियां मुझे शादी की ऑफ़र्स कराती हैं। हो सकता है मौलाना साहब को लगा हो कि अब मेरी पैथेटिक सी ज़रा हो रही हैं लुक्स, तो मुझे इसके ऊपर अमल करना चाहिए। वैसे भी हमारे खान साहब ने भी तो हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है ना, उसके बारे में आपको याद है कि रेहाम खान ने अपनी किताब के अंदर पूरा खुलासा लिखा हुआ है। बहरहाल छड्डो जी सानू की, चलते हैं जी अगली खबर पे। अब बात कर लेते हैं जी असद तूर साहब के सॉफ्टवेयर अपडेट की। आपको याद है कि इन्होंने 2-3 दिन पहले एक ब्लॉग बनाया था जिसमें इन्होंने मुबैना तौर पे बड़ा ही गलीज़ दावा किया था और उसमें इन्होंने कहा था कि मेजर जनरल फैसल नसीर जो हैं उनको कोई भयानक बीमारी लग गई है, और इन्होंने कहा था कि उनको क्योंकि भयानक बीमारी लग गई है तो इसलिए जो है वो अल्लाह माफ़ करे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो एड्स तक लिखा हुआ था, एड्स हो गया उनको, अल्लाह माफ़ करे। और इतना गंदा प्रोपेगेंडा जो है वो मेजर जनरल फैसल नसीर के बारे में ये लोग करते रहे हैं और अपना व्लॉग भी बना लिया, आप लोगों से व्यूज़ भी ले लिए, और अब आपको ये साहब साइड पे नज़र आ रहे होंगे। इन्होंने जनाब मेजर जनरल फैसल नसीर के बारे में जो झूठी खबर शेयर की उसके ऊपर माफ़ी भी मांग ली और ये कहा कि जी उन्होंने जो कहा था कि वो शदीद बीमार हैं उसमें मैं अपना थूका हुआ वापस चाटता हूँ और मेरी खबर जो है वो दुरुस्त नहीं थी और मैंने लोगों को गुमराह किया जिसकी वजह से सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे का आगाज़ हुआ। यानी कि उनके सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से अपडेट कर दिया गया, समझ तो गए ही होंगे। अब बात कर लेते हैं जी 21 सितंबर के जलसे के हवाले से। तो आपको बता दूं कि 21 सितंबर का जो जलसा है उसमें लाहौर जलसे जो होना था, जिसके बारे में अली अमीन गंडापुर ने लास्ट टाइम बहुत गंदी गंदी धमकियां भी दी थी, जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ ने उनको जो है वो कहा था कि तुम आओ इधर, फिर तुम्हारी जुल्फ़ों से पकड़ के हम तुम्हें यहाँ पे घसीटेंगे। खैर वो घसीटते या नहीं घसीटते, लेकिन वो जुल्फ़ें तो पता चला था काफ़ी ट्रिम भी कर दी गई थी और मुझे भी हल्के हल्के ट्रिम कर दी थी, तो इतने दिन में थोड़े बाल भी उग गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि विग भी लगाई जा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि लाहौर जलसे से मुतल्लिक जो है वो वज़ीर आला KPK की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी जो है वो मंजर आम पर आ गई है और ख़ान साहब ने इस दफ़ा के जलसे के बारे में बहुत ही ख़तरनाक किस्म के अहकाम जारी किए। उन्होंने क्या अहकाम जारी किए वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले आपको बता देती हूँ कि ये जो अंदरूनी कहानी है इजलास की वो क्या है। तो आपको बताऊं कि पेशावर के अंदर PTI के लाहौर जलसे से मुतल्लिक जो है अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक जो है वज़ीर आला KPK ने हर हलके से 500 कारकुन जो हैं वो लाहौर ले जाने की हिदायत की है। सबको कहा है कि आपने अपने अपने हलके से 500 बंदा लाजमी इकट्ठा करके लाहौर लेके जाना है। पूरे सूबे के अंदर जो है वो काफ़िले स्वाबी में जमा होंगे। उन्होंने ये प्लान बनाया कि सारी जगह से 500 बंदा इकट्ठा करके उनका जो एक मरकज़ होगा वो होगा जनाब सवाबी। वहाँ पे उन्होंने कहा कि मरकज़ी काफ़िला जो है वो अली अमीन गंडापुर वहाँ से संभालेंगे और वहाँ से क़यादत करते हुए लाहौर की तरफ जो है वो रवाना होंगे। वज़ीर आला KPK ने हर सूरत जलसा गाह पहुँचने के अहकामात को जारी किया है। उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए पहुँचना है। वैसे एक बात याद रखिएगा, जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो ये कहते नहीं हैं। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि अगर वहाँ पर आंसू गैस या लाठी चार्ज होता है तो उससे बचाव का सामान भी तमाम लोग अपने पास रखें। डंडे शंडे तो ऑलरेडी अपने लोगों को कहते ही हैं कि आप लोगों ने अपने पास रखने हैं। अब ज़राए के मुताबिक इजलास में ये भी फैसला हुआ है कि रुकावटें दूर करने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। आपको पता है कि पिछली बार जो जलसा हुआ उसमें अली अमीन गंडापुर ने 1122 की गाड़ियाँ इस्तेमाल की जो कि पूरी तरह से हुकूमत के वसाइल थे, और अब की बार भी उन्होंने कहा है कि हम हैवी मशीनरी साथ लेके जाएंगे। जलसे से मुतालिक उन्होंने कहा है कि तमाम वज़रा और अरकान असम्बली वीडियो बयानात भी जारी करेंगे, यानी निकलने से पहले अपने अपने लोगों को चार्ज करो और उनको लेकर बाहर निकलो। और आपको बताऊं कि इजलास के अंदर ये फैसला भी हुआ है कि कारकुनों को खुराक मुहैया करने की जिम्मेदारी जो है वो मुतल्लिका अरकान असम्बली की होगी और 30,000 से ज़ायद कारकुनान की जलसा गाह के अंदर शिरकत करने के ऊपर भी कोशिश की जा रही है कि हम किसी तरह से 30,000 बंदा इकट्ठा कर लें। 3,000 बंदा हो सकता है, 30,000 बंदा कभी नहीं हो सकता, ये मैं आपको पहले बता दूं। अब बात कर लेते हैं इमरान खान के ख़तरनाक बयानात की जो उन्होंने लाहौर जलसे से मुतल्लिक दिए हैं, क्योंकि खान साहब जेल के अंदर बैठ बैठ के उकता गए हैं, बड़े परेशान हो गए हैं। तो अब उन्होंने एक धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि लाहौर का जलसा
आर होगा या पार होगा। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि कौन से भाले लेकर, कौन से तीर लेकर ये लोग बाहर निकलने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंगली ये कह रहे हैं कि आर होगा या पार होगा। और साथ में उन्होंने कहा है कि जितने भी मेरे कारकुनान हैं वो जेलें भर दें, और अब वो देखना ये है कि बाद में वो जेलें भरते भी हैं या नहीं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उन्होंने कहा है कि पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर 21 सितंबर को होने वाला जलसा आर पार करके दिखाओ। पूरी पार्टी को उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो मर्जी कर ले, वो बाहर निकलें, मतलब किसी भी तरीके से बस मुझे जेल से छुड़ा कर ले जाएं। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे जेल से छुड़ा कर नहीं ले जा सकते तो खुद जेलें भर दो। आपको पता है कि इमरान खान ने थोड़े दिन पहले इस बात के ऊपर भी यू टर्न लिया था, जब उन्होंने ये कहा था कि पहले उन्होंने कहा था कि जितने भी मेरे लोग हैं अगर मैं जेल में बैठा हूँ तो उनको भी बाहर निकल कर जेलों में बैठना चाहिए। फिर अडयाला जेल में अगली दफ़ा जब वो सहाफ़ियों को मिले तो उन्होंने कहा मैंने तो ये बात की नहीं, और अब वो फिर कह रहे हैं कि जेलों को भर दो, यानी कि ये तीसरा यू टर्न है। अडयाला जेल के अंदर अब की बार भी उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि आईनी अदालत के मामले पर पूरी तरह बहस होनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट को तबाह करना जमहूरियत को तबाह करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि वही बात कि ये लोग ग़ुलाम हैं, मतलब खान साहब ना। अच्छा, फिर उन्होंने सहाफ़ी ने सवाल किया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की दस्तावेज़ात पर आपके दस्तखत हैं, इस दस्तावेज़ात के अंदर जो है वो आईनी अदालत के क़याम के ऊपर भी इत्तफ़ाक़ किया गया था। इस पर खान साहब ने जवाब दिया कि हर चीज़ किसी न किसी तनाजुर में होती है। उस वक्त तरामीम का जो तनाजुर था वो अदलिया को ख़त्म करना था, और इन आइनी तरामीम का एक ही मकसद है और वो ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा को फ़ायदा पहुँचाना। ज़ाहिर बात है वो बैरी हैं काजी फ़ाइज़ ईसा के। उन्होंने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा को इस अदालत से उठाकर आइनी अदालत के अंदर जो है वो बिठा देंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ऐसे फ़ैसले करने वालों से डफर और कम अकल कोई नहीं है। मैंने बहुत ही कम लोग देखे हैं, बच्चे बच्चे को आइनी तरामीम के मकसद का पता था। ये डरे हुए हैं, पहले कहते थे कि इनके पास मोबाइल आता है और इनको ख़बरें मिलती हैं। मुझे तुम्हारी हरकतों की वजह से पहले पता चल जाता है, मुझे इल्म था कि ये तरमीम आनी है। यानी खान साहब कह रहे हैं कि मुझे ये तरमीम आने से पहले भी पता था कि ये तरमीम आनी है। अब खान साहब को कोई इल्हाम होता है, इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ होना था पूरी मुशावरत के बाद होना चाहिए था, रात के अंधेरे में तरमीम नहीं लानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हमें दबाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तोसी दी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 15 माह से मैं जेल के अंदर बैठा हूँ, मज़ीद रहने को भी तैयार हूँ, लेकिन अवाम भी जेल से ना घबराएं। यानी समझ गए ना खान साहब क्या कह रहे हैं कि मैं 15 माह से बैठा हूँ, तुसी भी आओ तो अपनी जड़ी ना मुद्दत पूरी करो। उन्होंने कहा कि कौम से कहता हूँ कि वो अपने मुस्तकबिल के लिए निकलें, यानी कि मुझे कोई नहीं है, आप लोग मेरे लिए थोड़ा ही निकल रहे हो। एक तरफ कह रहे हैं आओ मुझे छुड़वाओ, मैं 15 माह से यहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहते थे कि कोई मुझसे मुज़ाकरात नहीं कर रहा, कोई तो मुझसे मुज़ाकरात करे, और दूसरी तरफ कहा मैं डट के खड़ा हूँ। ये है जी इनका किरदार। उनका कहना था कि कौम से कहता हूँ कि अपने मुस्तकबिल के लिए निकलें। सुप्रीम कोर्ट आखिरी इदारा है जिससे लोगों की तवक्कुआत हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अगर तबाह कर दिया गया तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। वैसे खान साहब तो श्रीलंका नहीं बना रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 माह से जेल में हूँ, मज़ीद जेल में रहने को तैयार हूँ, लेकिन फिर वही बात कि वापस आओ जेलें भर दो। 21 तारीख का जलसा हमारे लिए डू एंड डाई है। उन्होंने कहा जो मर्जी कर लें, पीटीआई और कौम निकले। 28 साल तक पार्टी को कहता रहा कि आइन के दरमियान रहना है, आइन हमें जलसे का हक देता है। सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सीरत कॉन्फ्रेंस में 2 अफ़गान सफारतकारों को मदऊ किया जो कि खड़े नहीं हुए थे, आपको पता ना, तराने के ऊपर। तो एहतरामन खड़े होने के बजाय वो बैठे रहे, और वज़ारत ख़ारजा ने अफ़गान सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज भी किया है। आप इस अमल की मज़म्मत करेंगे क्या? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि छोड़ो यार, ये कोई इशू नहीं है, मुल्क में इससे भी बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं। यानी कि इसका मतलब है कि खान साहब सपोर्ट कर रहे हैं अफ़गान काउंसिल जनरल को। ये वही खान साहब हैं जिनको इतनी शर्म नहीं आई कि ये आपके सफारती आदाब के ख़िलाफ़ होता है कि किसी भी मुल्क का अगर कोई सफ़ीर या कोई वज़ीर या कोई कारकुन या कोई रहनुमा अगर आपके मुल्क के अंदर आता है और वो आपके तराने के ऊपर खड़ा नहीं होता है तो प्रॉपर उसकी सज़ा बनती है। लेकिन खान साहब ने बात बदल दी। सहाफ़ी ने पूछा कि मौलाना फजलुर रहमान आपकी पार्टी की क़यादत से मिले हैं, उन्होंने हुकूमत की आइनी तरमीम को यकसर मुस्तरद करने का ऐलान किया है, आप क्या कहेंगे? इस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे मालूम है तुम मुझसे क्या कहलाना चाहते हो, तुम हेडलाइन के चक्कर में मुझे ट्रैप करना चाहते हो। मुझे 28 साल हो गए हैं सियासत में, मतलब बार बार मुझे 28 साल 22 साल 22 साल 28 साल। ओ खान साहब, आपने 28 साल में भी कुछ ना सीखा, 22 साल में भी कुछ नहीं सीखा।
انہوں نے کہا کہ اتنی سمجھ تو مجھ میں بھی ہے، تم ساری گفتگو کو ایک طرف کر کے کوئی ہیڈ لائن بنانا چاہتے ہو. تو ہیڈ لائن نہیں بنانا چاہتے تھے خان صاحب تو آپ بات کرنے سے ہی منع کر دیتے. پھر آپ نے کیوں کہا کہ جیلیں بھر دو، یہ کر دو، مجھے چھڑوا لو. اور خان صاحب اللہ دا واسطہ ہے، تسی ساڑی جان چھاڑ دو، تسی ساڑے دماغ دی نا دہی بنا دیتی ہے. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.